हेलो फ्रेंड्स। तो अपन ने 9 चैप्टर कर लिए हैं। अब अपन 10वें चैप्टर पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल के। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ ऑडिट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपने लिए है ना, पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। इसमें पहला पॉइंट तो दिया गया है कि अपने को, जैसे अपन ऑडिटर है, अपने को अपन किस का वर्क यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अदर ऑडिटर है। अदर ऑडिटर का क्या मतलब है कि ये ब्रांच ऑडिटर हो गया। ठीक है, तो इसका काम अपन यूज़ कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 600 में, इंटरनल ऑडिट के वर्क का यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड ऑफ 610, और स्पेशलिस्ट का, जिसको ऑडिटर्स एक्सपर्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड 620। तो इन तीनों के वर्क का क्या अपन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। देखिए, उन्होंने जो काम किया अपन उनसे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे पता चलेगा ना अपने को। जैसे मान लीजिए इंटरनल ऑडिटर से डिस्कशन करेंगे, तो इंटरनल ऑडिटर तो जनरली क्या होता है, स्टाफ का ही होता है। तो उसको कंपनी की ओवरऑल पोजीशन के बारे में पता होता है, सब उसका कंट्रोल सिस्टम क्या है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो इनसे अपने को क्या बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, इसका यूज़ करते हैं। दूसरे पॉइंट में इसमें अपन ओपनिंग बैलेंसेज और कंपैरेटिव्स की बात करेंगे। ओपनिंग बैलेंस के लिए स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 510। ठीक है, एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, जिसमें फ्रॉड एंड करप्शन में अपने को बार बार रिक्वायर रहती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 505। तीसरी अपन बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अदर इंफॉर्मेशन जो अपन इश्यू करते हैं उसके बारे में, जो मैनेजमेंट इश्यू करता है। और चौथा करेंगे फ्रॉड एंड करप्शन की। तो अपने जो PC 26 है, कॉमर्शियल ऑडिटिंग, उसका जो पॉइंट नंबर 21 है, उसमें इसका एक अलग से टॉपिक दिया है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन रोल ऑफ ऑडिट इन रिलेशन टू फ्रॉड एंड करप्शन 2006। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, उसकी बात अपन यहीं पे कर लेंगे, वहाँ देखेंगे, फिर आगे की बात आगे देखेंगे। यहाँ एक बार इसमें डिफरेंस पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन बनता है तो यहीं से अपन सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए, अपन ने जो पहला पॉइंट था कि यूजिंग द वर्क, तो इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेंगे कि अदर, या उसको अनदर ऑडिटर कहते हैं, उसकी। तो इसमें क्या होता है, ब्रांच और प्रिंसिपल ऑडिटर की बात है। ठीक है, बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक अपन जनरल बात कर लेंगे कि जैसे मान लो ऑडिट पे गए, तो ये क्या है, ये वहाँ के पहले से ऑडिटर है। ब्रांच तो किसी ब्रांच का है, और बहुत सारी ब्रांच मिलके जिस एक ऑडिटर को रिपोर्ट करती है, वो क्या, प्रिंसिपल ऑडिटर है। तो अपन जहाँ पे भी जा रहे हैं उससे क्या करेंगे, अपन डिस्कशन कर लेंगे कि इम्पोर्टेंट मैटर्स के बारे में। ठीक है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, उसके रिस्क के बारे में, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर उसने लगाई है, कौन सी हमें लगानी चाहिए, अपन सजेशन ले रहे हैं। अपन उससे एक कम्युनिकेशन करने से क्या एक आइडिया लगता है कि अपने को क्या प्रोसेस, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए, उसने कब ऑडिट शुरू की, कब कंप्लीट की। तो इन सब के बारे में क्या है, अपन उससे डिस्कस कर लेते। फिर अपने को क्या ठीक लगता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं, अपन फिर ऐसा नहीं कि उस पर ब्लाइंडली बिलीव कर लेंगे, अपन टेस्ट चेक कर लेंगे अगर इसका जो भी वर्क का यूज़ करने से पहले। ये हो गई अदर और अनदर ऑडिटर की बात। दूसरी सुनो, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का काम अपन ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंटरनल ऑडिट क्या होती है, ये मैनेजमेंट का इंडिपेंडेंट फंक्शन है। किसका, मैनेजमेंट का इंडिपेंडेंट। और इसमें इंटरनल ऑडिट के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है वो क्या होगा, पर्सन। वो क्या हो जाएगा, पर्सन या फर्म क्या हो जाएगी, इंटरनल ऑडिटर। अब इसका क्या काम है, इंटरनल ऑडिट या इंटरनल ऑडिटर को क्यों अपॉइंट किया जाता है। ये क्या करता है कि अप्रेजल करता है, जो भी ऑपरेशंस है कंपनी के, उसके बारे का इवैल्यूएशन करता है, उसका मूल्यांकन करता रहता है। दूसरा, ये सजेशन देता है इम्प्रूवमेंट के लिए, जो उसमें रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं, उसके रिगार्डिंग। और इंटरनल कंट्रोल को, इंटरनल जो अपना, जो उसमें आंतरिक जो कंट्रोल है किसी भी चीज़ के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो क्या है, सजेशन देता है। ठीक है, अब ये इंटरनल ऑडिटर बता चुका हूँ, या तो मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, या तो ये स्टाफ मेंबर हो सकता है, या फिर कोई ऑडिट फर्म हो सकती है, जिसको अपन थर्ड पार्टी कह देंगे। ठीक है,
अपॉइंट मैनेजमेंट के द्वारा। इससे भी वही चीज़ें अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट मैटर क्या है, क्या मुझे ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए, और सब बातें वगैरह वगैरह सब इससे अपन डिस्कशन कर लेंगे। इससे अपने को क्या मिल सकता है ऑडिट एविडेंस, फाइनेंशियल कंट्रोल इन्वायरमेंट के बारे में अपने को पता चल सकता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका कंट्रोल कैसे होता है, मतलब वो किस लेवल तक जाते हैं, किसकी कितनी पावर है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाते हैं और उससे तीसरी स्टेज तक जाते हैं, या फिर एक है उसी ने साइन कर दिया और उसका अप्रूवल मिल गया, तो ये चीज़ें देखते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बात कर ली अपन ने कि उसमें अंदर क्या कंट्रोल है, उसमें रेगुलेटरी और प्रॉपर्टी का क्या रोल है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से ये कंट्रोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और कोई स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस है क्या जिसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ये अपने को क्या है इससे पता चल सकते हैं। ये सब अपन बातें डिस्कस करेंगे, उससे तो अपने को आइडिया लग जाएगा। अब देखिए अपन जो इसे इंटरनल ऑडिट के जो फंक्शन है, या अपन कहते हैं इंटरनल ऑडिट का वर्क है, उसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका कैसे एक्सेस करते हैं, अपनी बात कर रहे हैं अपन, उसके काम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि उसका काम मतलब किस लेवल का है। जैसे मान लीजिए उसकी रिपोर्टिंग है, वो क्या टॉप मैनेजमेंट को है, क्या बोर्ड ऑफ मेंबर्स को वो कर रहा है रिपोर्ट, ऑडिट कमेटी को कर रहा है, या बोर्ड मेंबर्स के इक्विवेलेंट जो भी है वो उसको ऑफिसर है उसको रिपोर्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर इसने कुछ रिकमेंडेशन दी, इसका काम क्या था, रिकमेंडेशन देना इम्प्रूवमेंट के लिए। पढ़ चुके अपन रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल, तो वो उसके मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया। मान लीजिए मैनेजमेंट ने उसकी बात मानी ही नहीं, तो फिर उसके काम का क्या मतलब हुआ। अपन उसके काम को इवेल्युएट विश्वास नहीं कर सकते ना, उसके काम को, उसके काम का यूज़ ही नहीं कर सकते अपन। फिर उसका जो स्कोप है, जैसे मान लीजिए वो पूरा जो ओवरऑल एरिया है उसको कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। पूरी तरीके से ऑडिट करता है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देखता है। कॉम्पिटेंस क्या वो उसकी कॉम्पिटेंस ऐसी है क्या कि वो ऑडिट का काम कर सकता है। कवरेज वही वाली बात कि वो मेजर एरिया कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो भी उसने ऑडिट वर्क किया है वो क्या प्लान्ड, सुपरवाइज और रिव्यूड है क्या। अगर ये सब है तो फिर उसके बाद है ना, जो अब ऑडिटर क्या करेगा, जिसको अपन कहेंगे एजी क्या करेगा, एजी को लगेगा कि नहीं बस ये सब काम ओके है, तो वो क्या है कि इसके वर्क को क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा, ठीक है। और अगर उसको लगेगा कि नहीं यार इसमें दो काम कर सकता है वो, एक तो वो क्या करेगा कि इसके पे सैंपल टेस्टिंग कर लेगा, या टेस्ट चेक कर लिया उसने, टेस्ट चेक करके उसको काम ठीक लगा तो फिर उस पर उसने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। दूसरा वो क्या कर सकता है कि उसको उसका काम ठीक नहीं लगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, एक्सटेंसिव है ना, मतलब फिर वो अपनी पूरी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का यूज़ करेगा। वो उसको जो प्रोसीजर लगानी थी वो पूरी प्रोसीजर लगाएगा। अपन इनके काम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने को क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगानी पड़े, अपने को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। अगर इनका काम अच्छा है, अगर इस पर अपन विश्वास कर सकते हैं, तो उससे अपना क्या है, ऑडिट का काम कम हो जाएगा। जिस फील्ड में इन्होंने काम कर रखा उस फील्ड पे अपन कम ध्यान देके और फील्ड पे ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए अपन क्या है कि इनका काम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब एक पॉइंट दिया हुआ है कि सपोर्टिंग ग्रांट और सब्सिडी पेमेंट किया है, तो उसके ऑडिट सर्टिफिकेट का यूज़ करना, एक पॉइंट है, यूजिंग ऑडिट सर्टिफिकेट सपोर्टिंग ग्रांट्स एंड सब्सिडी पेमेंट। इसमें कुछ खास नहीं बोला गया, बस इतना है कि कोई ग्रांट और सब्सिडी पे की है गवर्नमेंट ने किसको, किसी लोकल अथॉरिटीज़ या डिपार्टमेंट को, तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कि हमें एक सर्टिफिकेट सबमिट करना, जो ग्रांट और सब्सिडी तुम्हें दी है ना उसके लिए एक सर्टिफिकेट सबमिट करना, और वो किसका होना चाहिए, इंटरनल और या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर का होना चाहिए। आई बात समझ में। अब
अकाउंटेंट जनरल क्या कर सकता है, इस सर्टिफिकेट को ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ कर सकता है। कैसे? मान लीजिए कि ये सर्टिफिकेट है ना जो अवेलेबल नहीं है, तो अकाउंटेंट जनरल देखेगा कि इससे पेमेंट इर्रेगुलर तो नहीं हो गया। अगर पेमेंट इर्रेगुलर हुआ तो ऑडिट एविडेंस मिल गया अपने को, तो फिर उसके साथ वो क्या देगा, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन या मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दे देगा। उसमें फिर 3 तरह के है, वो जो भी होगा देखा जाएगा। या फिर वो ऐसे कर सकता है कि चलो ये तो सर्टिफिकेट तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन कोई और सोर्स हो गया सर्टिफिकेट के अलावा जिससे है ना जो ऑडिटर को, अकाउंटेंट जनरल को अश्योरेंस मिल रहा हो। उसको क्या मिल रहा हो, अश्योरेंस मिल रहा हो कि जो सब्सिडी और ग्रांट मिली है ना इनका सही यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके आधार पे फिर वो क्या ऑडिट ओपिनियन इशू करेगा। ये इसकी बात। अब बात करेंगे अपन जो स्पेशलिस्ट है उसके काम को यूज़ करने की बात। अब देखो स्पेशलिस्ट के काम को यूज़ कर रहा है ऐसे 600 क्या है अदर ऑडिटर का काम, 610 इंटरनल ऑडिटर का, 620 स्पेशलिस्ट का। सबसे पहले तो स्पेशलिस्ट की डेफिनेशन, जैसे इंटरनल ऑडिटर की पढ़ी थी, वो क्या था, इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जिसके पास क्या हो, स्पेशलाइज्ड स्किल हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। लेकिन किसका नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा। इसको छोड़ के, अगर उसके छोड़ के और जो स्पेशल स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस है वो स्पेशलिस्ट कहलाएगा। इसको ऑडिटर एक्सपर्ट भी कहते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ऑडिटर क्या करेगा, वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। किसके रिगार्डिंग, इसके कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग, कि ये ऑडिट के लिए एडिक्यूट है कि इसको ऑडिट के लिए यूज़ किया जा सकता है क्या। वही वाली बात है, हर जगह यही काम करेगा वो ऑडिटर। क्या और क्या इवेलुएट करेगा कि जो ये एक्सपर्ट है इसका लाइसेंस और मेंबरशिप है क्या, इसकी एक्सपीरियंस, नॉलेज, इसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। अगर रेपुटेशन ख़राब है तो फिर अपन इसके वर्क पे बिलीव ही नहीं कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है तो फिर मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि अगर मान ले अगर मैनेजमेंट के, तो हो सकता है कि इसका भी इसमें कोई इंटरेस्टेड पार्टी हो, ये तो इंटरेस्टेड पार्टी होगी तो ये मैनेजमेंट के पक्ष में काम करेगी, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगी। इसका कोई स्कोप का रेस्ट्रिक्शन है क्या, इसको कहा गया है क्या कि हाँ नहीं आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है। ऑडिटर और क्या वेरीफाई करेगा कि जो मेथड और अजम्पशन इसके द्वारा यूज़ की गई है एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट के द्वारा, वो कंसिस्टेंस है क्या। अगर कंसिस्टेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो इससे रीज़न पूछेगा कि ये क्यों नहीं है। तो ये अपन ने तीनों पॉइंट पढ़ लिए कि यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ओपनिंग बैलेंस की बात की गई है, तो एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है 510, उसमें उसका नाम है ओपनिंग बैलेंसेज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। देखिए आप ओपनिंग बैलेंस कंपैरेटिव्स के बाद एक दिया हुआ है ऑडिट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेज एज इनकमिंग ऑडिटर, तो इसका और इसका मतलब सेम है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो वो पढ़ेंगे पहले अपन। ये होता क्या है कि अगर एंटिटी की या तो फर्स्ट ऑडिट हो रही हो, या तो सीएजी फर्स्ट ऑडिट कर रहा हो, या फिर जो करंटली अपॉइंट ऑडिटर हुआ है वो फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा हो, मतलब या तो ऑडिट ही पहली बार कर रहे हो, आज तक अभी ऑडिट ही नहीं हुई, या फिर नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ है और वो पहली बार ऑडिट कर रहा है, तो उसको कहेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया है इस साल, जैसे 2018-19 थी तो उसका क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 2019-20 में क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस और एज ए ओपनिंग बैलेंस आएगा नहीं आएगा, तो ये वही ओपनिंग बैलेंस है क्या, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस प्लस जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड की थी लास्ट ईयर, जो लास्ट पीरियड में जो 4 क्वार्टर्स थे उनमें,
तो इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंसेज कहते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस में दोनों चीज़ें आएगी, केवल क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं आएगा पिछले साल का, साथ के साथ कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई गई थी वो भी। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा रीजनेबल अश्योरेंस या सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है ना वो सही आया है या नहीं आया है और इसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। ठीक है, आई होगी बात समझ में। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, पहली ऑडिट या फिर नया ऑडिटर आया उसने पहली बार की है। ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर का अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाइड की गई है, क्लोजिंग बैलेंस और अकाउंटिंग पॉलिसी। और ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, देखना है कि सही तरीके से लाया गया नहीं, इसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं हुआ है। अब देखिए इसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर, ये देखेगा कि क्या अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड है या नहीं है। अगर ऑडिटेड नहीं है तो फिर उसको सारी जो प्रोसीजर है वो लगानी है। और अगर ये कह रहा है कि ऑडिटेड है तो पिछले साल की बात हो रही है, अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ऑडिटर ने और अगर उसको ऑडिटर को लग रहा है अभी मुझे कि ये एफिशिएंट है, अगर ये यस है तो मैं क्या कर लूँगा, इसके काम पे विश्वास कर लूँगा। और अगर मुझे लग रहा है कि जो इसने अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन दिया था वो एफिशिएंट नहीं है तो मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा। क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, जैसे फिक्स असेट है तो उनका क्या कर लूँगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लूँगा, टाइटल डीड मंगवा लूँगा, कोई बिल्डिंग है देख लूँगा टाइटल डीड, कंपनी अगर मान लीजिए कंपनी है उसके खुद के नाम पे है या नहीं है, कुछ फिक्स असेट कुछ खरीदा या बेचा तो नहीं, एडिशन और सेल तो नहीं हुआ, एक्सपर्ट का वैल्यूएशन ले लूँगा, कोई लोन के रिगार्डिंग है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लूँगा, जिस कंपनी से लोन, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है उससे डायरेक्ट लेटर लिख के उससे मंगवा लूँगा कि कितना लोन लिया है, कब लिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ट्रेड पेएबल क्या है, कैश बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, इन सब के रिगार्डिंग मैं क्या कर लूँगा, अपनी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के इनको सबको वेरीफाई कर लूँगा। और अगर मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दिया है तो फिर बात अलग हो जाती है, फिर अलग ऑडिट प्रोसीजर लगेगा। यहाँ पे इतना ही पढ़ना काफ़ी है। अब एक इसमें कंपैरेटिव्स की बात की गई है ओपनिंग बैलेंस के नीचे, तो कंपैरेटिव्स है कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट और डिस्क्लोजर। लास्ट ईयर का कोई कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट है और कोई डिस्क्लोजर है जो इस साल लाया गया है, वो होता है कंपैरेटिव। इसमें किसको छोड़ देंगे, अगर मान लीजिए लास्ट ईयर कोई एडजस्टमेंट करना पड़ गया था अपने को या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई थी तो वो इसमें कंपैरेटिव्स में इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट डिस्क्लोजर। अब ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, वही ड्यूटी है कि कोरस्पॉन्डिंग जो कंपैरेटिव्स है वो ब्रॉट फॉरवर्ड सही हुए हैं या नहीं हुए हैं और उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। तो ये अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए, एक तो यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा था ओपनिंग बैलेंस कंपैरेटिव। अब तीसरा पॉइंट है अदर इंफॉर्मेशन, जो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर चौथा पॉइंट फ्रॉड एंड करप्शन। देखिए अब तीसरी बात कर रहे हैं अपन अदर इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका क्या करना है अपने को, इसमें जो अदर इंफॉर्मेशन हो उसको ऑडिटर को इंश्योर करना है कि वो मटेरियली मिस स्टेटेड तो नहीं है। अगर वो मटेरियली मिस स्टेटेड है तो वो क्या है, यूज़र को मिसलीड करेगी, तो यही इसको चेक करना है। इन अदर इंफॉर्मेशन में फॉरवर्ड्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे, जिसकी डिटेल में बात आगे करेंगे। रिपोर्ट ऑफ सीईओ, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, ये अटैच होती है। एनुअल रिपोर्ट में होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें रिपोर्ट होती है। अगर कंपनी है तो सीईओ, अगर कोई गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो सेक्रेटरी। एक्टिविटीज़ का रिव्यू कर लिया, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर है, उसका रिव्यू कर लिया, चेक कर लिया कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर है वो सही है या नहीं है। परफॉर्मेंस कमेंट्रीज, इसमें जैसे फाइनेंशियल में तो ग्रांट जो मिली है या ग्रांट खर्च हुई है, प्रोग्राम का क्या एक्सपेंडिचर हुआ वो। नॉन फाइनेंशियल में सिटीजन की सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग क्या है, वो कितना सेटिस्फेक्शन है, 1 से 10 आ गए मान ले, कितना सेटिस्फेक्शन है, कितने पॉइंट मिले, इसको 8 मिले हैं।
सिटीजन चार्टर का कंप्लायंस करना, अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव का कंप्लायंस करना। सिटीजन चार्टर क्या है? ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या है, इसमें कंपनी क्या है, उसको कंपनी को वो होता है, कंपनी को हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। किसको? जो भी उसका कस्टमर होता है, और उसमें जो भी उसके ग्रीवियंस होते हैं उसको भी रिड्रेशल मतलब उसको भी सॉल्व करना रहता है। सिटीजन चार्टर जो साइट होती है कंपनी की, वहाँ पे लिखा हुआ होता है सिटीजन चार्टर्स। ठीक है, इसके लिए एक बिल भी आया था 2011 में। ये बस केवल एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये बातें हो गई। अब अपन इसमें क्या डिटेल्स में फॉरवर्ड्स की, अदर इन्फॉर्मेशन है, अब इसमें फॉरवर्ड्स की बात कर लेते हैं, फिर आएंगे अपन फ्रॉड एंड करप्शन पे, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। देखो अब फॉरवर्ड्स की बात कर ले तो फॉरवर्ड्स क्या है, ये डायरेक्टर रिपोर्ट के सिमिलर बताया गया है, डायरेक्टर रिपोर्ट के जैसा ही होता है। कहाँ लगाएंगे? अनेक्सर रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे या आगे कहीं पे भी। अब ये डायरेक्टर रिपोर्ट से कुछ याद आ रहा है, एक स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में है ना, जो ऑडिट सर्टिफिकेट प्लेस करते थे, पढ़ा था अपन ने। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिट सर्टिफिकेट कहाँ प्लेस करते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में। ये तो एक अलग बात होगी, पढ़ चुके अपन, याद आ गई तो बता दिया। अब ये देखेंगे कि जो ये फॉरवर्ड्स है वो कितना रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑडिटर की ड्यूटी है। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई रिलेटेड है, फिर ये देखेगा कि क्या वो मटेरियली मिसस्टेटेड है। कौन? ये फॉरवर्ड्स की बात चल रही है, मटेरियली मिसस्टेटेड है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, मटेरियली मिसस्टेटेड हो जाएगा, मतलब इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो इस कंडीशन में अकाउंटेंट जनरल क्या करेगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दो। अगर मैनेजमेंट मान गया, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, अगर उसने यस कह दिया तो अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन दे दिया, उसने नो कह दिया तो मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दे दिया, कोई दिक्कत, कुछ बड़ी बात नहीं है ना इसमें कि मटेरियली मिसस्टेटेड था तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ा। तो अकाउंटेंट जनरल ने मैनेजमेंट को कहा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर दीजिए। अब उन्होंने कहा कि हाँ हम कर देते हैं, तो उसने अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को क्वालिफाइड या मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन देना पड़ेगा। ये हो गई एक बात। दूसरा पॉइंट है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है लेकिन वो माइनर है। कैसा है? माइनर है। उससे क्या है कि बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ना के बराबर। तो उस कंडीशन में क्या है कि इजी ये बात मैनेजमेंट को तो कहेगा कि आपका ये मटेरियल मिसस्टेटेड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक कमेंट दे इस पे। हो सकता है कमेंट ना दे क्योंकि बहुत लिटिल इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट इसकी अगर है ना, जो हेड क्वार्टर को अगर भेज रहे हैं अपन, तो इसको क्या फुल डिटेल भेज, अगर हेड क्वार्टर को ऑडिट सर्टिफिकेट भेज रहे हैं तो उसमें फुल डिटेल्ड भेजनी पड़ेगी हेड क्वार्टर को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, अगर रिक्वायर है। अगर हेड क्वार्टर को भेज रहे हैं तो, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं भेजेंगे। तो ये हो गई फॉरवर्ड्स की बात। ठीक है, अब अपन हमने फाइनल पे चलेंगे, किस पे, फ्रॉड एंड करप्शन पे। फ्रॉड एंड करप्शन क्या होता है देखो, अब ये लास्ट पॉइंट चल रहा है, पोजीशन ऑफ ऑडिट इन रिलेशन टू फ्रॉड एंड करप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले करप्शन तो क्या है, एक स्पेशल टाइप का फ्रॉड है ये। ठीक है, फ्रॉड क्या है, इंटेंशनल एक्ट है। क्या है, इंटेंशनल है, ये जानबूझ के किया जाता है। क्वेश्चन यही आता है कि इंटेंशनल एक्ट है तो वो क्या है, फ्रॉड है या एरर है, तो ये ध्यान रखना। बाय वन और मोर पर्सन अमंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के दो से ज़्यादा, एक या उससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं इसमें, दो चार्ज विथ गवर्नेंस हो सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज हो सकती है। ये क्या करते हैं, यूज द डिसेप्शन, धोखा देते हैं। क्यों? कि उनको अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज के चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं अपन, फ्रॉड कहते हैं। ये क्या होता है, इंटेंशनल, जानबूझ के किया हुआ। एरर क्या है, जो जो जानबूझ के गलती नहीं की हो, अनजाने में हो गई हो, टाइप करना था 2 करोड़ हो गया 5 करोड़, तो वो अनइंटेंशनल जो होती है वो तो क्या होती है, एरर होती है, और जो जानबूझ के की जाती है वो क्या होती है, फ्रॉड होती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है
फ्रॉड को रोकने की वो किसकी है, किसकी है, क्या ऑडिटर की है या मैनेजमेंट की है। तो देखिए ऑडिटर इतना काम नहीं कर सकता कि वो फ्रॉड को रोके, क्योंकि उसको इतना ही टाइम मिलता है ऑडिट करने के लिए, वो फ्रॉड पे कंसंट्रेट करने के लिए थोड़ी जा रहा है, वो तो फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट के लिए जा रहा है। तो ये किसकी है, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने इधर लिखा है कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज प्राइमरी पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अटेस्ट। क्या फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट का प्राइमरी पर्पज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड है क्या, बताओ। फाइनेंशियल का क्या है, ओपिनियन देना है इसका, तो नहीं, यस नो। ये डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ किसका है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की, ये इसकी नहीं है। ऑडिटर को क्या करना है, प्लानिंग। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि अपन ऑडिटर को भी इस बात का ध्यान नहीं रखना है, ऑडिटर को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उसको कोई फ्रॉड मिल रहा है तो उसको प्लानिंग स्टेज में भी उसके बारे में जानकारी लेनी है, प्लानिंग स्टेज में उसको अवेयर रहना है कि किस टाइप का फ्रॉड मुझे कंपनी में मिल सकता है। साथ के साथ जब वो ऑडिट कर रहा है उस दौरान भी उसको क्या विजिलेंट रहना, उसको अलर्ट रहना है कि उसको किस टाइप का फ्रॉड, उसको कोई फ्रॉड मिल रहा है क्या। ये ऑडिट के दौरान कैसे देख सकता है वो, जैसे मान लीजिए कोई वाउचर गायब हो गया तो हो सकता है कि फ्रॉड हो वो। कुछ अगर मांग लिया, हमने मांगी ओरिजिनल चीज़, उन्होंने दे दी फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी बहुत ज़्यादा वो नहीं होती ना, फोटोकॉपी पे रिलायबिलिटी नहीं होती फोटोकॉपी की, ओरिजिनल्स की रिलायबिलिटी होती है। अकाउंट्स रिकॉर्ड है, मान लीजिए कैश बुक में उसमें काटा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, फिर काटा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, वाइटनर लगाया हुआ है, ये सब है। और मान लीजिए कोई सेंसिटिव पोस्ट पे था कोई एम्प्लॉय, उसने छुट्टी ही नहीं ली, लेनी चाहिए ना छुट्टी, तो काम पड़ता रहता है किसी कुछ भी, लेकिन उसने छुट्टी नहीं ली, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसने छुट्टी नहीं ली तो फ्रॉड हो ही रहा है, जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस बनते हैं यहाँ पे। तो यही बात है यहाँ पे फ्रॉड एंड करप्शन की। फ्रॉड एंड करप्शन में इतना ही देखना है अपने को, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब इसी फ्रॉड एंड करप्शन में दिया हुआ है कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है फ्रॉड करप्शन में। तो देखिए फील्ड स्टैंडर्ड में तो क्या कोई भी फ्रॉड करप्शन लिए तो अगर वो ऑडिटर के नोटिस में आता है तो उसको एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगानी है, मतलब एडिशनल जितनी वो ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है उस संबंध में उसको लगानी है और फ्रॉड को ढूंढने की कोशिश करनी है। रिपोर्टिंग में क्या करना है, फ्रॉड और करप्शन ऑडिटर रिपोर्ट करेगा किसको, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। फिर मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि प्रॉम्प्ट एक्शन ले इस फ्रॉड को रोकने के लिए, ठीक है। अगर मैनेजमेंट भी फेल हो जाता है तो फिर है ना जो ऑडिटर डायरेक्ट जो भी ये कंपनी है, जिस भी गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट के अंडर में है, जिस भी अथॉरिटी के अंडर में है, उसको डायरेक्टली भी रिपोर्ट कर सकता है। इसमें एक बात और दी हुई है, यहाँ पे नहीं है, वो कंपनीज एक्ट में है कि 1 करोड़ से अगर कम का फ्रॉड है, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है तो इसके लिए प्रेस्क्राइब टाइम, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो भी इसके लिए टाइम लिमिट, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज़्यादा है ना तो 2 दिन के अंदर क्या है इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर इसको क्या है रिपोर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। और बस फ्रॉड से रिलेटेड यही सब चीज़ें हैं फ्रॉड में, बाकी सब चीज़ें एक जैसी लिखी हुई है। तो फ्रॉड क्या है, इंटेंशनल होता है, एरर अनइंटेंशनल होता है, करप्शन एक टाइप का फ्रॉड है। और फ्रॉड से जो भी है वो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को रोकना। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको मतलब अवेयर रहना है किसी फ्रॉड के बारे में ऑडिट के दौरान, लेकिन उसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को रोकना नहीं है। लेकिन अगर उसको सामने दिख ही रहा है फ्रॉड तो ऐसा नहीं है कि उसको हटा दे, उसको देखे नहीं, फ्रॉड को उस पे उसको ध्यान देना चाहिए और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है मिसलीड कर सकते हैं यूजर्स को। तो ये अपना चैप्टर हुआ 10 कंप्लीट, ठीक है। अब आगे 3 चैप्टर है 11, 12, 13,
बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, पहले अपन पढ़ भी चुके हैं उनके बारे में, केवल एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।